नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। माइक्रो फाइनेंस का टैक्स ऑडिट अगर आप कर रहे हो या ऑडिट कर रहे हो, उस समय सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें आपको पता रहनी चाहिए। और ये सारी चीजें नॉर्मल ऑडिट के चेकलिस्ट के अलावा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे। ये वीडियो किसके लिए? जितने भी ऑडिटर हैं, कंसल्टेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, ये सारे लोग, क्योंकि वो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील करना पड़ता है, तो उनको पता रहे। दूसरा, उनको फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशन का अगर कोई चांसेस दिख रहा है तो उसको भी उन लोग तुरंत चेक करना चाहिए, चाहे उसका मैग्नीट्यूड, इसका मतलब वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, क्योंकि एक तरीके की गलती बहुत सारी हो सकती है। तीसरा, ये कंफर्म करना कि ऑपरेशनल पॉलिसीज और प्रोसेस वो पूरा फॉलो किया जा रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली फॉलो हो रहा है। क्योंकि यूनिफॉर्मिटी अगर नहीं होगी, तो अगर एक एंट्री करने का सिस्टम अलग है, दूसरे का सिस्टम अलग है, तो फिर आपका पूरा अकाउंटिंग ही गलत हो सकता है। नेक्स्ट, ये भी डिटेक्ट करना है कि एम्प्लॉइज किसी प्रकार से आपस में कोल्यूजन तो नहीं है, उनका मिली भगत तो नहीं है, माल प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, जो कंसिडर करने हैं आरबीआई रूल्स के हिसाब से, अगर माइक्रो फाइनेंस का लोन देना है तो फैमिली इनकम के बेसिस पे देना पड़ेगा। इसका अलग से गाइडलाइन आ चुका है, तो उस गाइडलाइन के हिसाब से आप क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, सबसे पहला। दूसरा, कहीं आप माइक्रो फाइनेंस में सिक्योर्ड लोन तो नहीं दे रहे हो। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अगर वो चेक लेंगे तो सिक्योर्ड हो जाएगा, जो कि गलत है। चेक अलग चीज है, सिक्योरिटी, एक्चुअल सिक्योरिटी अलग होती है, जिसको बेचकर वास्तविक में हम लोग पैसा ला सकते हैं। तो सिक्योर्ड लोन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस प्रोडक्ट का भी सेल करते हैं, लेकिन वो मेजर पार्ट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस, मतलब आप इंडिया की लीडिंग माइक्रो फाइनेंस देखेंगे कि वो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी भी करते हैं, साथ में कुछ ना कुछ छोटा छोटा प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, जो कि उनके मेंबर्स के काम का होता है। उसमें कोई परेशानी है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का जब भी आप कंपनी बनाते हो, उसमें अदर ऑब्जेक्ट भी रहते हैं। अदर ऑब्जेक्ट में अपने मेंबर को हेल्प करने के लिए या फिर उसके काम की चीजों को हम लोग सेल कर सकते हैं, बट वो मेजर पार्ट नहीं होना चाहिए। 50% से ज्यादा हिस्सा उसका ना हो, कम से कम ये ध्यान रख लीजिए। एक्रूड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, 1,000 मेंबर है, जिनका अलग अलग 10 दिन, 15 दिन, एक महीना का जो ब्याज है, वो अभी तक के हम लोगों ने लिया नहीं, क्योंकि उसका ड्यू डेट नहीं आया। ड्यू डेट से पहले तक का जो ब्याज है, जो कि हमने वसूल नहीं कर किया अभी तक, उसको एक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं। जो कि उसका आगे ड्यू डेट आएगा तो उसके बाद में वो वसूली किया जाएगा, क्योंकि जैसी ड्यू डेट आ जाएगा ना, तो वो डेटर बन जाएगा। डेटर से पहले तक एक्रूड इंटरेस्ट होता है, मतलब वो ब्याज जो अभी तक लेने का डेट नहीं आया, लेकिन उस 31 मार्च तक हम लोग को उसका कैलकुलेशन करके लेना पड़ेगा। एसेट साइड में भी शो होने वाला है। नेक्स्ट है, जो फॉर्म्स और चेक्स है, उसकी सिक्योरिटी प्रॉपर है कि नहीं, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। तो मैनेजमेंट से सर्टिफिकेशन लेना चाहिए, और वो प्रॉपरली ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मैनेजमेंट से जरूर पूछिए। अगला है, बैंक स्टेटमेंट को एक बार वेरीफाई कराइए, और उसमें स्पेशली देखिएगा कि डायरेक्टर और प्रोमोटर के साथ में ट्रांजैक्शन एबनॉर्मल तो नहीं है। और डायरेक्टर और प्रोमोटर के भी अगर लेजर्स हैं अकाउंट्स के, उसको भी चेक करिए कि कहीं वो अपने काम या फिर अपने से रिलेटेड है। अगर सैलरी है तो सैलरी की एंट्री आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो कैपिटल डाल रहे हैं, उसकी एंट्री आ रही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो कंपनी का पैसा यूज कर रहे हैं, कभी डाल रहे हैं कभी निकाल रहे हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इस चीज को जरूर चेक कर लीजिएगा। बैंक स्टेटमेंट को और आगे देखिएगा कि उसमें कोई एबनॉर्मल एक्टिविटीज या एबनॉर्मल एंट्रीज या फिर कोई ऐसा चीज जो कि हम लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट में देखा नहीं, वहां पर दिख रहा है। किसी का इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया, जो कि हमारा पर्सनल नहीं है, जो कि हमारा माइक्रो फाइनेंस का नहीं है, वो किसी का पर्सनल होगा, वो भी वहां से पेमेंट कर दिया। किसी का पर्सनल कुछ और खर्चा तो नहीं डाल दिया, तो उसको अलग करना पड़ेगा। बैंक का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा कि क्लोजिंग बैलेंस जितना है और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जितना, उसका डिफरेंस जो है वो आपको चेक करना पड़ेगा। और एक और चीज देखना पड़ेगा कि जो ड्यूज है, जितने पैसे लेने हैं, वो पैसे लेने वाले सारे क्लाइंट्स का, सारे मेंबर्स का एक अलग से लिस्ट बनना चाहिए, क्योंकि वो डेटर्स लिस्ट है। वो अगर परफेक्ट नहीं रही, तो फिर आप कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जब लगाओगे कि इसने पैसे नहीं दिए, तो पिछली ऑडिट रिपोर्ट में उस दिन का जो बैलेंस है, वो सही बैलेंस दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वसूली करने में और फ्यूचर में उसका चेक बाउंस हो गया, पैसा नहीं दिया, तो उस पर कार्रवाई करेंगे, तो कोर्ट ऑफ लॉ में ये एस्टेब्लिश रहेगा, आपके काम आएगा। स्टेशनरी या किसी और चीज का अगर स्टॉक उनके पास में रहता है, तो स्टॉक को प्रॉपरली मेंटेन किया जाना चाहिए, और वो मेंटेनेंस का आप चेकिंग कर लीजिएगा। फिक्स्ड एसेट्स का अगर रजिस्टर है, तो रजिस्टर को पूरा चेक करिए, वहां पे जो जो चीजें दिखाई गई है रजिस्टर में, वो सारी चीजें होनी चाहिए। उससे रिलेटेड बिल चेक कर लीजिए। डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट का अलग अलग होता है, तो उसके कारण ये दोनों एक्ट का डेप्रिसिएशन प्रॉपरली और सही तरीके से चार्ज किया गया है, देखना पड़ेगा। डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकालना पड़ता है, क्योंकि दोनों डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट का जो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है, उस पे जो टैक्स का डिफरेंस आता है, उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओवरऑल चेकिंग करिएगा, ताकि उसमें और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या कमी या फिर कोई चीज छूट तो नहीं रहा है। और हमेशा याद रखिए कि आप जो माइक्रो फाइनेंस के ओनर्स हैं, उनके साथ में जरूर बैठिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर,
और उनको सारे खर्चे और सारे आइटम्स को एक बार गिनाइए, बताइए, क्योंकि उन लोग मालिक हैं, उनको दिमाग में आता है कौन सा चीज हो सकता है, कौन सा चीज नहीं हो सकता, और वो बता देंगे सर ये तो कभी हुआ ही नहीं। तो उसका फिर से तुरंत जांच करके आप देख सकते हो। मैं जानता हूँ समय कम है, लेकिन फिर भी सही काम करना जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।